गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। तो बच्चों आज हम पढ़ेंगे आपके चैप्टर थर्ड जो है आपका एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स का फर्स्ट टॉपिक, लॉज ऑफ केमिकल कम्बिनेशन। लॉज ऑफ केमिकल कम्बिनेशन का मतलब आपके पास क्या है, आप केमिस्ट्री के अंदर या अपने डेली रूटीन लाइफ में बहुत सारी केमिकल रिएक्शन या फिजिकल चेंज के बारे में पढ़ते हैं। तो जितनी भी आप केमिकल रिएक्शन पढ़ेंगे वो सभी किसको फॉलो करेंगी, कुछ लॉज को फॉलो करती हैं, कुछ रूल्स को फॉलो करती हैं। तो सबसे पहला लॉ है आपका लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। वैसे इस चैप्टर में आप 9th क्लास में आप दो ही लॉ पढ़ेंगे, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। हालांकि आपके पास 5-6 लॉ हैं अगर आप 11th क्लास में पढ़ते हैं तो फर्स्ट लॉ आपका लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। ये जो लॉ है वो गिवन बाय एंटोनी लेवोजियर इन 1774। ये एंटोनी लेवोजियर ने दिया था 1774 के अंदर। ही इज़ आल्सो नोन एज फादर ऑफ केमिस्ट्री। एंटोनी लेवोजियर को फादर ऑफ केमिस्ट्री के नाम से भी जाना जाता है। इस लॉ के अकॉर्डिंग क्या था कि मास या मैटर कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड ड्यूरिंग ए फिजिकल और केमिकल चेंज। मास को ना तो आप पैदा कर सकते हो ना ही नष्ट कर सकते हो किसी भी फिजिकल चेंज के दौरान या केमिकल चेंज के दौरान। दूसरे वर्ड्स में अगर आप कहो कि टोटल मास जो रिएक्टेंट का है, रिएक्टेंट का मतलब जो चीज़ रिएक्शन में रिएक्ट करेगी, और प्रोडक्ट का मतलब जो चीज़ बनेगी आपके पास। तो टोटल मास ऑफ द रिएक्टेंट मस्ट बी इक्वल टू टोटल मास ऑफ द प्रोडक्ट। क्लियर आपको। तो ये आपको डेफिनेशंस याद करनी है। एग्जाम्पल मैं आपको दे रही हूँ फिजिकल चेंज का। आइस से वाटर बनना क्या है, फिजिकल चेंज। आपके पास मान लो आपने एक बीकर लिया, उसमें 100 ग्राम आइस ली, आपने उसको मेल्ट किया, फिर आपने क्या किया, आइस किस में बदल जाएगी, वाटर के अंदर। फिर आप उस वाटर का जो मास है उसको मेजर कीजिए, वो भी आपको कितना आएगा, 100 ग्राम। तो इसका मतलब आपने जितना रिएक्टेंट लिया था आइस के आपकी रिएक्टेंट, उतना ही आपका क्या बना, वाटर प्रोडक्ट। तो टोटल मास ऑफ द रिएक्टेंट मस्ट बी इक्वल टू टोटल मास ऑफ द प्रोडक्ट। जितना आप रिएक्टेंट लेंगे उतना ही क्या बनेगा, प्रोडक्ट बनेगा आपके पास। ये तो है फिजिकल चेंज का एग्जाम्पल। नेक्स्ट एग्जाम्पल हम पढ़ेंगे केमिकल चेंज का। आपके पास देखिए, आपके पास कोई केमिकल रिएक्शन है जैसे कार्बन प्लस ऑक्सीजन। कार्बन ऑक्सीजन से कंबाइन करके हमने कार्बन डाइऑक्साइड, तो C प्लस O2 गिव CO2 आपके पास। तो अब देखो, मैंने आपको कल ही आपको लिखवाए थे एलिमेंट के एटॉमिक नंबर और मास नंबर। अब कार्बन का मास कितना है, 12 ग्राम। ऑक्सीजन कितना होता है, 16 ग्राम। तो 2 ऑक्सीजन है तो 16 दूनी 32 ग्राम। तो टोटल कितना आपके पास रिएक्टेंट, 44 ग्राम। अब CO2 का अगर आप निकालोगे, कार्बन कितना होगा, 12 जमा में 16 गुना 2 32, कितना हो गया ये, 44 ग्राम। तो जितना आपने रिएक्टेंट लिया था उतना ही क्या बना आपका प्रोडक्ट। तो दैट इज़ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। कोई भी केमिकल रिएक्शन जब भी आप पढ़ोगे या लिखोगे वो हमेशा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो करेगी। जितना आप रिएक्टेंट लोगे उतना ही क्या बनेगा, आपका प्रोडक्ट बनेगा। ये कन्फर्म है। आप इसमें न्यूमेरिकल भी आ सकते हो के पास। ये 12 ग्राम दे दिया जाए, यहाँ पर आपको x ग्राम दे दिया जाए, तो आपके पास क्या होगा, 44 माइनस 12, ये कितना आ जाएगा, 32 ग्राम आपके पास। टोटल मास ऑफ द रिएक्टेंट मस्ट बी इक्वल टू टोटल मास ऑफ द प्रोडक्ट। दैट इज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। और एग्जाम्पल आप देख सकते हो, मान लो आपके पास कोई भी नेक्स्ट केमिकल रिएक्शन है, ये सिल्वर नाइट्रेट रिएक्ट विद सोडियम क्लोराइड टू फॉर्म सिल्वर क्लोराइड प्लस सोडियम नाइट्रेट। मान लो ये 20 ग्राम है और ये x ग्राम है, और ये 25 ग्राम, ये 40 ग्राम। अब हमसे पूछा जाए NaCl कितना होगा, तो रिएक्टेंट का मास कितना है, 20 प्लस x, और प्रोडक्ट का कितना है, 25 प्लस 40। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 65 माइनस 20, x इज इक्वल टू के पास कितना आ जाएगा आपके पास, 45 ग्राम। तो अब देखिए ये आपको कितना आ गया, इधर 65 ग्राम, इधर भी आपके पास कितना, 65 ग्राम। तो टोटल मास ऑफ द रिएक्टेंट मस्ट बी इक्वल टू टोटल मास ऑफ द प्रोडक्ट। दिस इज द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। क्लियर आपको। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।